This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। प्रायिकता के 2 क्वेश्चन बचे थे, वो ट्राई करेंगे, वो सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको थर्ड चैप्टर की जो 2 इम्पोर्टेंट विधि है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन का सा क्वेश्चन बचा था। तो ये वाला हो गया था, 23 वाला हो गया था, 24 वाला बचा था और 25 वाला बचा था। तो 24 वाला करते बच्चे, क्या क्वेश्चन है, कहा गया है 2 पासों को, मतलब एक पासे को 2 बार फेंका गया। अगर एक पासे को हम 2 बार फेंके या फिर 2 पासों को 1 बार फेंके, ठीक है, 2 बार फेंके या फिर 2 पासों को 1 बार फेंके, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हम 2 पासों को 1 बार फेंक रहे हैं, एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो, कुल मिलाकर वही मतलब है, एक ही मतलब होगा। कौन सा वाला बचा, मैं समझ नहीं पा रही किस क्वेश्चन की बात करूं। हमने तो सारे क्वेश्चन कराए इसके, यही बचा है बस 24 और 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो एक ही बात है। तो मान लो पहली बार में आपका 1 आया, दूसरी बार में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें कि जो हमारा पहली वाली बार में 2 बार फेंक रहे हैं ना, तो पहली बार में 2 आया, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें थर्ड की, तो 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें इसकी, अगर पहले पे 1 आ रहा है, एक सेकेंड बच्चा मैं देख, इसके बाद देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हो। 3, ओके ओके ओके, ठीक है, ये आपका हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये मैंने कुछ मिस कर दिया, 4, 5, 6। ठीक, सेम हमारा किसके साथ हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ हो सकता है। ये सारे केसेस बन सकते हैं हमारे कि अगर हम एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं या फिर 2 पासों को, 2 पासों को 1 बार फेंक रहे हैं या एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं। तो ये सारे केसेस आपके क्या हैं, ये सारे केसेस बन सकते हैं। इस तरह से आपका क्या हो सकता है, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा कि हमारे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो आप कहोगे अगर हम 2 पासों को फेंक रहे हैं या एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो कुल मिलाकर 36 कंडीशन बनती है। एक बार फेंकने में 6 बनती है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। दूसरी बार में क्या बनती है, 6। इनको जोड़ के कि पहले वाले में 1 आया, फिर दूसरे पे 1 से लेकर 6 कुछ आ गया, फिर अगर मान लो पहले वाले में 2 आया तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ गया, तो कुल मिलाकर ऐसे 36 कंडीशंस बनती हैं जो कि आपके क्या होती है, संभव परिणाम होते हैं। ठीक है, 36 संभव परिणाम हो सकते हैं अगर हम एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं या 2 पासों को 1 बार फेंक रहे हैं। अब बात होती है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है 2 किसी 5 किसी भी बार नहीं आए। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उन कंडीशंस को ले रहे हैं जिस 2 बार फेंका ना बच्चा, तो दोनों बार में कहीं भी 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें वो वाली कंडीशन लेने, वो वाले परिणाम लेने हैं जहां ना तो 5 पहली बार में आ रहा है, ना दूसरी बार में आ रहा है, ना दोनों बार में आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कितनी कंडीशन है, 36 कंडीशन है। ठीक है, कितने केसेस बन रहे हैं, कितनी संभावनाएं बन रही है, 36 संभावनाएं बन रही है। अब कहाँ कहाँ 5 आ रहा है, एक 5 यहाँ आ रहा है, एक आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा 1 सेकेंड ये आ रहा है, इसके अलावा ये तो कुल कितने केसेस होगा बच्चा, 6 और 5, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। ठीक, तो 36 में से 11 ऐसे केसेस हैं जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, 25 ऐसे केस है 36 में से जहां एक भी बार 5 नहीं आ रहा।
क्या नहीं हो रहा, एक भी बार 5 नहीं आ रहा। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो 25 वो केस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्या लिखेंगे, संभावनाएं या फिर कह लो जो आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, वो 25 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जहां जो हमसे कहा गया है, जैसे कहा गया है वो परिणाम जहां पर 5 नहीं आ रहा, तो 25 ऐसे अनुकूल परिणाम है जहां पर 5 नहीं आ रहा। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो ये आपकी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या, जो कि 36 है। तो 25/36 आंसर आएगा किसका, ऐसे केसेस का, या वो वाली प्रायिकता जो कि, गुड इवनिंग बच्चे, जिसमें 5 आ ही नहीं रहा। दूसरा वाला क्या था कि कम से कम एक बार तो 5 आ रहा। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, यहाँ पर हमें वही कंडीशन लेनी है जहां 5 आ रहा है। तो हमने वो पहले ही गिन ली थी, कितनी कंडीशन थी, 11 थी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो P है वो कितना हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11/36 हो जाएगा। समझ आया बच्चा, ये दोनों क्वेश्चन समझ आए जिसमें आपका नहीं था एक भी बार, वो आपके नहीं आए। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, तुमने अभी ज्वाइन करा है तो कहाँ से समझ आएगा बच्चा। देखो कंडीशन क्या थी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ सारे बच्चों के लिए जो अभी आए हैं। क्वेश्चन था कि एक पासे को हम 2 बार फेंक रहे हैं। तो बच्चा मैंने क्या बताया कि एक पासे को 2 बार फेंको या फिर 2 पासों को एक बार फेंको, बात वही होती है, कंडीशन वही बनती है। तो हमने देखा कि अगर पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सेम अगर हमारी एक पासे पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सेम ऐसे करते करते हमारी 36 कंडीशन बनती है, 36 संभवतः परिणाम बनते हैं। तो कुल संभवतः परिणाम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 36 तो संभवतः हो गए, अब अनुकूल तो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी से निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में जिसमें 5 किसी भी बार नहीं आ रहा, उसमें अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, कुल 36 परिणाम है, हमें वो परिणाम देखने जहां पर 5 आ ही नहीं रहा। तो अगर हम ये देख लें कि 36 टोटल है और कहाँ कहाँ 5 आ रहा है, उसको माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ना कि कहाँ 5 नहीं आ रहा है। तो हमने इसमें देखा कि ये जो 1,5, 2,5, 3, 4, 4 और 5, ये जो आपके हैं ये 6 और ये वाले 5। ठीक है, कुल मिलाकर क्या होगा, 11 कंडीशन है, 11 केसेस है, या 11 आपके क्या है, 11 परिणाम है जहां पर 5 आ रहा है। तो कितने में नहीं आ रहा हो, 26 टोटल है, 11 में आ रहा है, 25 में नहीं आ रहा होगा, 26 में से 11 माइनस कर देंगे तो 25 में आपका क्या आ जाएगा कि 25 में नहीं आ रहा। ये अनुकूल परिणाम होगा पहले वाले केस के लिए। तो 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 36, जो कि कुल संभवतः परिणाम है। गुड इवनिंग बच्चे, दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, वो तो बहुत ही आसान है, उसमें पूछा था कि कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो कितने का आपकी परिणाम है, अनुकूल परिणाम होंगे इसमें, तो 11, उसी में 5 आ रहा है, बाकी 25 में तो आ ही नहीं रहा है। तो कितना हो जाएगा, 11/36। समझ आ रहा है बच्चा, हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो, समझ आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके बच्चा, यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है लेकिन आंसर भी बताना है कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा, क्या कहा गया है, 2 सिक्के हैं। तो 2 सिक्के में क्या क्या आ सकता है, या तो आप चित्रपट कह सकते हो या फिर आप हेड एंड टेल कह सकते हो। तो आपकी कितनी कंडीशन बनेगी बच्चे, अगर हमने एक सिक्का फेंका, ठीक है, क्या करा, एक सिक्का फेंका, तो हमारा क्या होता है कि हेड और टेल 2 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो 2 सिक्के हैं, तो दोनों में क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो बच्चे एक में कितने संभवतः परिणाम होते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे में कितने संभवतः परिणाम होते हैं, 2, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4। अब कौन कौन से वो परिणाम है बच्चा, हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है एक पर हेड और एक पर टेल आए, या फिर कह लो एक पे चित्त और एक पे पट्टा है। ठीक, हो सकता है दोनों में पट्टा है या दोनों में टेल है। ये 4 संभवतः क्या बन सकते हैं, 4 संभवतः परिणाम बन सकते हैं जब हम 2 किसको उछालते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं। ठीक है, तो 4 संभव, हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हूँ।
ओके, चार संभवतः परिणाम बन सकते, तो हम किसी भी एक में निकाले, ऐसे बोले कि बताओ प्रायिकता क्या होगी दो हेड आने की, ठीक, तो हम कैसे करेंगे, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे उस केस में एक, क्योंकि एक ही बार है जो हेड और हेड आ सकता है, और टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा चार, जो कि आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कुल संभवतः परिणाम क्या आएगा, तो 1/4 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 1/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि तीन ही संभवतः परिणाम होंगे, और उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता 1/3 होगी, तो क्या यह सही है, हमने अभी निकाला कि 1/4 प्रायिकता होगी, चार परिणाम होंगे, तो ये तो गलत हो गया ना बच्चा, तो ये असत्य हो जाएगा, और क्या लिखेंगे, क्योंकि चार संभावित परिणाम होते हैं ना कि तीन, तो इसलिए ये गलत है। समझ आया बच्चा ये पहला वाला। ओके, दूसरा वाले की बात करते हैं बच्चे, दूसरे वाले में क्या है कि यदि हमने एक पासे को फेंका है, ठीक है, पासा हमने वो वाला ले रखा है जहां पर 6 अलग अलग सरफेस होते हैं, तो क्या क्या आ सकता है आपका, एक आ सकता है, दो आ सकता है, पांच, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, ये छह ही आ सकते हैं, 500 पे तो यही यही होता है ना बच्चा, यही अंक होते हैं एक से लेकर छह तक, तो बच्चा हमने देखा कि अगर हम सम विषम की बात करें, किसकी बात करें, सम की और विषम की बात करें, तो कैसे दिखाई जाती है, अगर दो से विभाजित है तो सम कहलाती है, दो से विभाजित नहीं है तो विषम कहलाती है, और सारी संख्याएं इन्हीं दो कैटेगरी में होती हैं, या तो वो दो से कटेंगी या नहीं कटेंगे, और तीसरा तो हो ही क्या सकता है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, अगर वो दो से कटती हैं तो सम कहलाती है, अगर दो से नहीं कटती तो वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक, तीन, पांच, ये तो दो से कटेंगी नहीं, तो ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो हमारा एक, तीन, 5 सेकेंड, एक, चार, छह, ये क्या है, ये दो से कट जाएंगे तो सम हो जाएंगे, तो बच्चे अगर हम प्रायिकता निकाले विषम संख्याओं की, तो कुल कितने अनुकूल परिणाम होंगे, तीन, एक, तीन, छह, ये जो तीन संख्याएं हैं वो आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, तो तीन आ जाएगा, कुल परिणाम कितने हैं, छह, तो 3/6 आपका कितना आ जाएगा, एक, तो सम और विषम दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि सम संख्याएं भी तीन ही है, ठीक है, तो आपका जो सम संख्या की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/2 होगी, और दो ही संभवतः परिणाम हो सकते हैं कि या तो सम होगा या फिर विषम होगा, तो दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य हो जाएगा। ये दोनों कथनों में आपको कोई डाउट है कि कैसे सही है कैसे गलत है, तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट आपका करते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? बचा किसी को इस वाले चैप्टर में कुछ और पूछना है? अच्छा, तुमको 10th वाला क्वेश्चन पूछना था ना, एक सेकंड मैं आपका क्वेश्चन बता देती हूँ अभी। 10th ही था ना बच्चा? क्यों बच्चा, 10 वाला था, 14 था, ओके, एक सेकंड वेट कर लो बच्चा, अभी बता दे, क्वेश्चन देख लो मैं बच्चे, अभी बता दे। चौदह वाला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हमने आपको 2 बार कराया है, फिर भी आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से आपको क्या होता है, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 आपके क्या होते हैं, चिड़ी के पत्ते होते हैं,
और 13 आपके हुक्म के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब ये जो 13 पत्ते होते हैं इनमें अलग अलग होता है, जैसे एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है, एक आपका क्या होता है, इक्का होता है, एक बेगम होती है, और उसके बाद आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर होते हैं, ऐसे ही बाकी में होते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। ये दोनों किसके होते हैं, लाल कलर के होते हैं, और ये दोनों किसके होते हैं, काले कलर के होते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि लाल के बादशाह आने का क्या ही वो होगा, मतलब कितनी प्रायिकता होगी। तो कितने लाल बादशाह होंगे, एक इसका लाल का बादशाह होगा, दो लाल कलर के होते हैं ना, और एक एक बादशाह है दोनों का, तो कुल कितने बादशाह हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, तो अभी 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक गुलाम, बादशाह और बेगम, ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं, और हर एक कलर के अपने अपने होते हैं, या हर एक प्रकार के 4 प्रकार होते हैं ना बच्चा, चारों के अपने अपने होते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, 12 हो जाएंगे टोटल। तो 12 फेस कार्ड होते हैं, 52 आपका कितना होगा, 52 कुल पत्ते होते हैं। तो 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/26। तीसरा हम देखते हैं बच्चा क्या कहा गया है, लाल कलर का फेस कार्ड। लाल कलर कौन कौन सा है, पान का और ईंट का। तो इसके 3 पत्ते, इसके 3 पत्ते, तो टोटल कितना होगा, 6। 52 तो है ही, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/26, सॉरी ये 13 आएगा, और ये 3/26 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा फोर्थ वाले क्वेश्चन की। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट, मतलब ये आपका बात कर रहा है हुकुम का। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएंगे, 13, और जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, तो 1/4 आपका हो जाएगा। और सबसे बाद में बात करते हैं बच्चे फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाला क्या है, एक डायमंड की क्वीन, मीन्स हमें क्या चाहिए, हमको एक क्वीन चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक ही क्वीन है ना, अभी पूछ भी रहे हैं, तो एक ही होगा। ठीक, तो एक और पूरे में कितना होगा, 52, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। समझ आया अभी। इस तरह हमें करना होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन टास्क की होती है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब चलो अभी हम चलते हैं और थर्ड चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 3 जो है बच्चा, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। ठीक, अब इसका मतलब समझ लेते हैं, वरना फिर चैप्टर वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो अलग है, लेकिन कम से कम चैप्टर का मतलब तो समझ ही लेते हैं। दो चर का क्या मतलब होता है, दो चर का मतलब होता है जैसे एक्स वाई जेड, ये जो आपकी क्या होते हैं, ये जो आपके अक्षर होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, चर के नाम से जानते हैं। तो 26 चर में से आपके दो अलग अलग चर आ रहे हो, किसी भी समीकरण में अगर x और y आ रहा हो, a या b आ रहा हो, c या d आ रहा हो, मतलब दो अलग अलग प्रकार के आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रकार का 2 बार आ रहा, नहीं, अलग अलग प्रकार के आने चाहिए 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चर का मतलब है अलग अलग प्रकार के 2 चर आने चाहिए। रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर हमारा आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, जैसे ये वाली पावर्स नहीं होनी चाहिए। और समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह आना चाहिए। युग्म का मतलब होता है कि 2 होने चाहिए। तो बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ कि दो चर x या y में से मतलब जो आपके 26 अक्षर होते हैं उसमें से 2 प्रेजेंट होने चाहिए विभिन्न प्रकार के, ना कि 2 बार। रैखिक मतलब जो आपकी पावर है उन चर की, दोनों चर की, वो 1 होनी चाहिए, अधिकतम 1 होनी चाहिए, और जो बराबर का चिन्ह आना चाहिए, और 2 होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कहा गया है 2x + y = 5,
ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा दिया गया बचा 3x प्लस वाई, और यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है, सी दिया गया है आपका 2x² और y 17, और यहाँ पर दिया गया है हम्म, 10। ठीक है, डी आपका दिया गया है 1 सेकेंड 5x माइनस 10 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है 2x प्लस जेड और 1 सेकेंड बचा, ओके, और डी दिया गया है 10x 10x प्लस 20 बराबर x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। चलो, इसमें से आप मुझे बताओगे कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है कि नहीं। युग्म तो है ही, क्योंकि दोनों ही पेयर में दे रखे हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा आप बताओगे। चलिए ट्राई करो जल्दी से, कौन कौन सा होगा, फिर हम आपको इनको सॉल्व करना भी बता दें। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एबीसीडी का नाम दिया गया है, जो आपको लगता है जिसमें दो चर आ रहे हो, रैखिक हो मतलब सबसे बड़ा पावर 1 हो, समीकरण हो मतलब बराबर का चिन्ह आ रहा हो, वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा होगा, क्योंकि जोड़ा तो है ही, वो दोनों दिया गया। ओके, मैं इतनी हिंट दे देती हूँ कि दो इसमें से है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अभी तुम्हें पहचान। ओके, 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 बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। नहीं नहीं, इतने नहीं है, सिर्फ दो ही है बचा, इतना नहीं बोलना। फिर तो एक ही बचा बस। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। लास्ट 30 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम बताते हैं। चलो देखते हैं, बी नहीं है बच्चे, बी तो समीकरण ही नहीं है। देखो हमें क्या देखना है, दो चर आए, दो चर का मतलब एक्स वाई ए बी कुछ भी, मतलब दो अक्षर आने चाहिए अलग अलग। ठीक है, रैखिक का मतलब है सबसे बड़ी पावर कितनी आनी चाहिए चर की, एक, और समीकरण का मतलब है बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई
एक्स वाई दोनों में ही आ रहा है, दोनों की पावर ही सबसे बड़ी क्या है, एक है। हाँ, बराबर का चिन्ह है। हाँ, तो ये तो आंसर है जो कि मोस्टली बच्चों ने दिया भी है। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ बच्चा। क्या करना है, दो चर वाला रैखिक समीकरणों का जोड़ा देखना है। जोड़ा का मतलब है दो आपको दिए रहेंगे, उसमें हमें क्या चेक करना है कि दोनों में दो चर आ रहे हैं कि नहीं, एक्स वाई एक्स जेड, कुछ भी, मतलब दो अक्षर आने चाहिए इंग्लिश के। और रैखिक का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर एक होनी चाहिए, एक से बड़ी पावर चर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और समीकरण का क्या मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए, और युग्म का तो आपको पता ही है कि जोड़े में होना चाहिए। यहाँ देखो क्या बराबर का चिन्ह आ रहा है, नहीं, तो ये तो समीकरण ही नहीं, हमें तीनों चीजें चेक करनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। हाँ बच्चा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर दो है। हमने क्या कहा था, सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी तो वो रैखिक होगा ना बच्चा। ये तो रैखिक ही नहीं है क्या, बताओ, क्या ये रैखिक है, नहीं है, तो ये आपका आंसर क्यों ही होगा। ठीक, अब डी की बात कर लेते हैं। तो डी में क्या है बच्चे, डी में अगर हम बात करें तो एक्स आ रहा है, ठीक है, जेड आ रहा है, ठीक है, एक्स जेड दोनों आ रहा है। पावर कितनी है, वन और वन, वन और वन है, बराबर का चिन्ह है, हाँ दोनों है, हाँ। तो सारी कंडीशन तो पूरी कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो बराबर के उस तरफ, उससे क्या फर्क पड़ता है। पक्षांतरण तो हम कर ही सकते हैं ना बच्चा, क्या कर सकते हैं, पक्षांतरण तो हम कर ही लेते हैं कि इस तरफ से इस तरफ ले आओगे चिन्ह बदल जाएगा, उससे क्या कुछ अंतर पड़ेगा बच्चा, नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्यों नहीं देख रहे हैं उसका, जस्ट बिकॉज हमारा एक चर दूसरी तरफ है, उससे वो समीकरण थोड़ी ना बदल जाएगा बच्चा, समीकरण तो है ही। जब, अब बताओ ये वाला क्यों नहीं है बच्चा, ई वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक ही चर है, एक्स और एक्स आ रहा है, जबकि हमें कितने चर चाहिए होते हैं, दो चर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। समझ आया बच्चे, ए और डी कैसे है, समझ आया, किसी को कोई डाउट रहा है इसमें, किसी को कोई डाउट है बच्चा, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। हाँ, ए और डी था, ओके बच्चा। चलो फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं हम कि ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म होता है ये हल कैसे होता है, ठीक है। तो दो विधि होती है, एक को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और दूसरे को हम कहते हैं आपका विलोपन विधि। तो हम पहले आपको प्रतिस्थापन विधि करा रहे हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होती है लेकिन आप लोग समझ जाओगे, मतलब विलोपन विधि से थोड़ा अलग होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होती है, तो आसान रहता है, आप लोग समझ जाओगे। पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का वही ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना था 4, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम के हो क्या बच्चा, ये तो हिंदी मीडियम की क्लास है ना। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं बच्चा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो हमें समीकरण दिए जाते हैं, इन दोनों में से जो तुमको अच्छा लगता है, जो इक्वेशन तुमको अच्छी लगती है उसको हम क्या करेंगे, उसको हटा के उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम एक वैल्यू निकालेंगे। मान लो हमें ये वाली इक्वेशन अच्छी लगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चा कि आपको किस इक्वेशन से लेना है, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा तुम उससे एक्स की वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। नाम क्या है इसका, सब्स्टिट्यूट या फिर प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब ये होता है एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे चर में स्थापित कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह पर रख देंगे। प्रतिस्थापन का, सब्स्टिट्यूट का एक ही मतलब होता है कि हम उसको किसी चीज को दूसरे की जगह पर स्थापित कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाता है, अब हम इससे निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई। हम इसी को क्यों ले रहे हैं बच्चे, हमें अगर ऐसा चर दिया गया है जिसके कोई गुणांक नहीं, मीन जिसमें किसी का गुणा नहीं है किसी संख्या का, तो हम उसका मान निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। क्यों, होता क्या है बच्चा, क्योंकि अगर उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, तो वो बटे में जाता है और कैलकुलेशन डिफिकल्ट करता है। ऐसा नहीं है बच्चा कि उससे आंसर नहीं आएगा,
उससे भी आंसर आ जाएगा, बट ट्राई करेंगे कि हम उसी की वैल्यू लें जिसमें कोफिशिएंट नहीं, तो उससे आराम से सॉल्व हो जाता है। अगर गुणांक नहीं है तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो हम इससे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लें। कैसे, हमको पता है जब हम एक पद को दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, गुणा का होता है तो भाग का हो जाता है, भाग का होता है तो, हाँ, गुणांक बच्चा, गुणांक। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता है, गुणांक हो जाता है। अब इसको जो हमारा मेथड कहती है, गुणांक बता दें, क्या कह रहे हो, गुणांक कुछ नहीं होता बच्चे। आपका अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना तो इसको गुणांक कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक, जो कि चर के साथ गुणा में है। ओके, ये देखो, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा मेथड कहता है प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट, उसको मान के जिस समीकरण से वैल्यू निकाला है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाला है, उसके दूसरे वाले में उसको रख देंगे, स्थापित कर देंगे। तो x की वैल्यू निकाली थी ना बच्चा हमने, तो x की जो वैल्यू आई वो यहाँ पर रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 + y = +y40। ठीक, अब देखो, y और y, एक y और एक y, दो y हो जाएगा, और संख्या को कहाँ ले जाएंगे, दूसरे तरफ। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2y। ये देखो, 10 बचेगा। y ये किस में है बच्चा, गुणा में है ना। ठीक है, जब हमारी संख्या और हमारा चर एक साथ लिखा रहता है तो वो दोनों गुणा में होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 10/2। ठीक है, 10/2, तो कितना आ जाएगा, 5। y की वैल्यू आ गई 5। अब इसको इसमें रखेंगे, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना बच्चा, उसमें रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। कितना होगा, 4 + 5 = 9। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। सब्स्टिट्यूट मेथड या प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं, ये वाली बात समझ आ गई। ओके, चलो, नहीं आई, कहाँ कहाँ डाउट है, देखो हमने क्या करा, मैं रिपीट करती हूँ। हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, उसमें से एक हमें जो अच्छा लगता है वो हम उससे एक चर की वैल्यू निकालें। x - y = 4 है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो कितना हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा। इसको जिससे वैल्यू निकाली ना उसको दूसरे में रख देंगे। किसकी जगह रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे। x की वैल्यू निकाली थी ना, तो x की जगह पर हमने रख दिया। तो कितना हो गया, ये 4 + y था। अभी y प्लस कितना हो जाएगा, 2y। ये दूसरे साइड जाएगा, 14 - 4, तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो 2y की मीन्स 2 × y की वैल्यू 10 थी, तो y की कितनी हो जाएगी, ठीक है, दुगने की वैल्यू 10 थी तो सिंपल है, आधे की कितनी हो जाएगी, 5 हो गए, मीन्स 2 का भाग कर देंगे। गुणा में होता है, दूसरे साइड भाग में जाता है, तो y की 5 आ गई। जब हमारे एक चेक की वैल्यू आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको जो हमने x का मान निकाला होता है उस पर रख देते हैं। तो 4 + y था ना x का मान, y की वैल्यू आ गई तो हम उसको पुट कर देंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चा, समझ जाओगे। ओके, चलो ट्राई करो एक क्वेश्चन, आप ये वाला ट्राई करो। चलो, इसमें x y की वैल्यू निकालो। हम आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, एक्सरसाइज में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपको अभी थोड़ा आसान करा रहे हैं, एक्सरसाइज का भी बता देंगे। ट्राई करेंगे बच्चे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल।
मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, कर लेंगे फिर आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर करो। अच्छा, दोनों का 5-5 नहीं आएगा, हाँ एक का करेक्ट है कि 5 आएगा। हाँ बच्चा, चलो चलते हैं, दिखता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, इन दोनों में से एक इक्वेशन को चूज कर लो, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम एक्स की वैल्यू, एक्स या वाई किसी की भी वैल्यू निकालेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आप कि हमेशा किसकी वैल्यू निकाला करो, ऐसी की जिसमें आपका क्या ना हो, जिसमें कोई, हाँ समझा रही हूँ बच्चा, जिसमें कोई भी कोफिशिएंट ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई है ना, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, वाई को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, 9 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जिससे वैल्यू निकाली है उससे दूसरे वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 में रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है बच्चे, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो बच्चे यहाँ पर 2 का गुणा किसमें था, कोई बात नहीं निकल रहा बच्चा, यहाँ से समझ लो, हमें 2 का गुणा x से था, तो x की जगह पर जो भी आएगा उसका गुणा 2 से करेंगे ही करेंगे, तभी आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का y इज इक्वल टू 6 है। इसमें देखो -2y और -y, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा ना बच्चा, समान चिन्ह होता है तो जुड़ता ही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3y, ये किसका है, प्लस का, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, तो देखो माइनस का 3y और 6 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, -12, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस में ही रहेगा। अब हमने आपको क्या समझाया था कि चर कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, अचर होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, वही कोफिशिएंट जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं, नंबर जो होते हैं, वो नेगेटिव्स होते हैं, ना कि आपके जो एक्स वाई जेड होते हैं वो। हाँ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, अगर एक वैल्यू निकाली, दूसरा निकालना तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे, इसमें 1 सेकेंड, इसको हम रखेंगे जो कि हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाली थी। कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4, कितना आ गया, एक्स बराबर 5। समझ आया बच्चा, हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता देंगे, समझ आया। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना थोड़ा सा अब हम अलग क्वेश्चन देंगे। ओके, बुक का ही क्वेश्चन देंगे आप।
s माइनस टी इज इक्वल टू 6 और s डिवाइड बाय 1 सेकेंड 3 2 ये 3 है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हिंट मैं दे देती हूँ करना किस तरह से है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 और 2 का हम लेंगे लासा, फिर हम लासा लेने के बाद इसको प्रॉपर इस तरह से बना लेंगे। एस यहाँ पर कुछ संख्या आएगी, यहाँ पर कुछ संख्या आएगी टी, और यहाँ पर कुछ संख्या आएगी। इस तरह से हम आपको बना के फिर तो आपको पता ही है किस तरह सॉल्व करना है। ट्राई करो बच्चे। किसकी वैल्यू है बच्चा ये? एस की और टी की। माइनस टी की नहीं बच्चा, टी की। बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे बच्चा। अगर ये विधि आगे होगी तो फिर हम विलोपन बता देंगे। अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आप कर लोगे। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम विलोपन विधि बता देंगे। तो किसी को अगर इस वाली विधि में कोई भी दिक्कत है बच्चा तो पूछ लेना। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, क्या है? एक सेकंड बच्चे।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना लिखा था, 1 सेकेंड बचे, 6 था। ठीक है, ये देखो, ये दोनों में हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे लासा। लासा लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का लासा लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 2 से हम ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2s, और यहाँ पर करेंगे 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3t हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। और 2s प्लस 3t कितना हो गया, 6 × 6 हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हमने आपको क्या कहा था, हमेशा उससे वैल्यू निकाला करो जिसमें कोई भी गुणांक ना हो। तो यहाँ पर गुणांक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम s की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, s की जगह पर रख देंगे। 3 प्लस टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर करो तो 2t हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3t, यहाँ पर हो जाएगा 36। तो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5t, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे बच्चे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। t की वैल्यू निकाल, ये है किसमें, गुणा में है, तो ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, तो 36 और इससे डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, t की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कॉफिशिएंट हो और आपको वैसे हल करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको हल करना मुश्किल पड़े थोड़ा, तो आप जल्दी से देख लेंगे, मैं आपको करवाती हूँ। 5p ठीक है, और दूसरा है ट्राई कर, p और q की वैल्यू निकालो। इसमें हमारे दोनों में कॉफिशिएंट है। फिर इसके बाद हम आपको ब्लोपन विधि समझा देंगे कि क्या होता है। क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना उसके, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बच्चा गैस नहीं करना, मैं पहले ही कह रही हूँ, सॉल्व करना और आंसर करना, ना तो तुम लोग वैल्यू रख के देख लो कि कौन सा फिट हो रहा है दोनों में। बाकी बच्चे सॉल्व करो, हम आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 मिनट का ही टाइम देंगे, क्योंकि हमको कुछ और भी बताना है इसके बाद, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे।
एक काम करो, मैं बता देती हूँ, आप देख लो, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। अभी किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि दोनों ही किसके साथ है, दोनों ही गुणांक के साथ है। तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू वाइस हो गया। ठीक, अब चाहे p की निकालो चाहे q की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तब भी q की निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, वाइस माइनस 3p। ठीक है, और q की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भाग में जाएगा, ये पूरे के भाग में जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस समीकरण से वैल्यू निकाली है उसके दूसरे वाले में रखेंगे। तो 5p प्लस 2q बराबर 30 रखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर लिखेंगे 22 माइनस 3p डिवाइड बाय 2। अगर ये कट रहा है, जैसे यहाँ पर कट रहा है तो काट देंगे, एक बार कट रहा है, दो बार कट रहा है, जितने बार कट रहा है। मान लो यहाँ पर 2 बचता तो फिर 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 3p इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये देखो 5p और ये कितना आ जाएगा, 2p बचेगा। ये किस में है, प्लस में है, तो दूसरे साइड जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कितना बचा, ये 2p इज इक्वल टू 8 बचा है। ठीक है, और p की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, p की वैल्यू निकालोगे तो 8/2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब q की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो आया है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 4 तिया 12, गुणा पहले होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, कि अगर नहीं कट रहा होता ना बच्चा, हाँ बच्चा सही है आपका, यहाँ पर देखो अगर नहीं कट रहा होता तो हम क्या करते, लासा लेते। मान लो यहाँ पर 3 होता तो 3 तो नहीं कटता। ठीक है, तो हम क्या करते, यहाँ पर लासा लेते, जैसे पुराने क्वेश्चन में लिया था, यहाँ पर 1 मानते, लासा लेते, यहाँ पर गुणा कर देते। ठीक है, ये हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट हम आपको विलोपन विधि के बारे में बता देते हैं। विलोपन विधि क्या होती है, या आप कह लो यहाँ पर हम इसको 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि में मान लो लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर लिखा है 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरह से लिखा है और कहा गया है इसको सॉल्व करो। तो बच्चे इसमें मेनली क्या होता है, हमको काटना पड़ता है। इसका नाम इंग्लिश में क्या है, विलोपन का मतलब भी वही होता है, काटना, और एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मींस इसको एक चर को वहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था ना, क्या करना पड़ता था, प्रतिस्थापन दूसरी जगह रखना पड़ता था। यहाँ पर काटना ही होता। अब हमें पता है काटने का बेसिकली क्या मतलब है, अगर x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, सेम अगर हमारा 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा। मींस हम तभी ही 0 कर सकते हैं जब दो जो हमारे पद हो वो समान हो लेकिन उनका चिन्ह अलग अलग हो। तो यहाँ पर क्या हमें समान दिख रहा है, ये x है, ये 2x है, ये y है, ये 2y है, मतलब 2y और y है, तो नहीं समान है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर एक संख्या का समान बनाने के लिए हम गुणा करेंगे। अब x को समान बनाना है तो x के कोफिशिएंट का गुणा करेंगे, x के गुणांक का गुणा करेंगे। अगर y को बनाना है तो y के को करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों के अलग अलग है, मान लो यहाँ पर 3 लिखा होता है, यहाँ पर 2, तो हम फिर 3 का गुणा यहाँ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, तो बेसिकली अभी करना क्या होता है, दोनों में से एक का जो गुणांक है वो समान बनाना पड़ता है। कैसे करते हैं, दोनों में गुणांक का गुणा करके, जिसका भी समान बना रहे हैं उसके दूसरे में गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसका x का बनाने के लिए करा तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा पूरे में होता है, तो 2 का गुणा x में होगा। ठीक है, 2 का गुणा y में होगा, 2 का गुणा 12 में होगा। अब 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब अगर हमें जो विलोपन करना है, जो काटना है, वो समान चिन्ह का, लिख भी लो, समान चिन्ह का है तो हम उसे क्या करते हैं, घटाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x और x है, ठीक है, अगर इसे घटाओगे तभी तो 0 आएगा, लेकिन अगर ये असमान चिन्ह का है, मीन्स एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम उसको जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर x में माइनस x को जोड़ देंगे, मान लो इस तरह से लिखा, तो हमारा क्या होगा, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चिन्ह, मतलब सेम चिन्ह के हैं, तो घटा देंगे। घटाने में सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया,
4x माइनस वाई कितना बचेगा 3y, क्योंकि नीचे तो एक है ना बचा, और नहीं वो क्यों आएगा, हाँ ठीक है वो आएगा। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 कितना आया 16, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। ओके ये हमारा आंसर आएगा। अभी नहीं कट रहा यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा तो काट देंगे। और बस और मान लो दूसरे का निकालना, x का निकालना, तो हमें पूरा नहीं करना पड़ता, इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो और फिर हम क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे की। 16 डिवाइड बाई 3 8, ठीक है ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर देखो लासा क्या आएगा बच्चा, लासा 3 आएगा, और लासा यहाँ पर भाग देगी 3, 3 का गुणा करोगे 24 माइनस 16, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 8/3। और क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है 2x की नहीं निकालनी है, तो x सॉरी 3 है, कितना हो जाएगा 8 3, तो 2 से 1 कट जाएगा, 4/3 आंसर आएगा। समझ आया बच्चा, वैसे आंसर कैसा भी आया हो आपको मेथड समझ आ गया किस तरह करना होता है। अगर दोनों का असमान अलग अलग चिन्ह है तो हम उनको जोड़ देते हैं, तो वो वैसे भी कट जाता है, समान पद वैसे भी कट जाते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं। हाँ माइनस करो तो सबका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है सारे पदों का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, बाकी एक और समझा दे, ठीक है आसान सा ले लेते हैं। देखो 3x लिखा है यहाँ पर लिखा है 5y, ठीक है यहाँ पर आपका लिखा है x प्लस वाई, एक सेकेंड क्या लिख रही थी मैं, 1 सेकेंड बचा, मैं दोबारा लिख देती हूँ, मैं भूल गई मैंने एक्स वाई के मार के। तो देखो 2x, ठीक है ये हमने यहाँ पर लिखा है y है ये, ठीक है यहाँ पर लिखा हमने 3x, ठीक है ये हमने लिया। मान लो इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ पर सेम करने के लिए 3 का गुणा ऊपर करेंगे, हमने ये अलग लिया है सारे अलग है, तो हम क्या करेंगे 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का गुणा नीचे करेंगे। अगर हमारे दोनों के जो पद है मतलब दोनों ही पद के गुणांक अलग अलग दे रखे हैं तो ऊपर नीचे हमें दोनों का गुणा करना पड़ता है, और गुणा तीनों में होता है, तीनों पदों में होता है। तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 39, ठीक है 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 8y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। ठीक अब हमें क्या करना है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है जब हमारे चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, और अगर चिन्ह आपके सेम होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो अभी हम घटाएंगे तो 6x में से 6x जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा y बचेगा, और 39 में से 36 जाएगा 3 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर हमें y का आंसर x का निकालना है तो फिर हमें पूरे ही समीकरण में रखना पड़ेगा, ऊपर वाले में ही रख लिया करो क्योंकि वो आसान पड़ेगा, उसमें कम छोटे गुणज होते हैं। ठीक है इसमें भी रख लोगे आ जाएगा लेकिन जरूरी नहीं है। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 18, ठीक है 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 12, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। समझ आया बच्चों, विलोपन विधि जो होती है वो बहुत आसान होती है, बस हमें क्या करना होता है एक पद का गुणांक सेम करना होता है, और अगर दोनों पद समान चिन्ह के हैं तो हम माइनस कर देते हैं, और अगर दोनों के अलग अलग है तो हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर लेना इसके, और कल परसों जब भी आप करो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके